चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द मोस्ट अवेटेड चैप्टर रोटेशन मैकेनिक्स, जिसमें रोटेशन मोशन सेंटर ऑफ मास में हम क्या क्या करने वाले हैं। हम उसकी सारी ट्रिक्स, सारे फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सारे फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी देखने वाले हैं और सारी चीजें। उससे पहले फटाफट से जो लोग चैनल पे नए हैं वो सुन लीजिए, बुलेट ट्रेन सीरीज चल रही है, 50 डेज का चैलेंज है, जिसमें हम क्या करने वाले हैं। इसमें हम हर चैप्टर के सारे फॉर्मूले रिवाइज करते हैं, ट्रिक्स रिवाइज करते हैं, कंसेप्ट रिवाइज करते हैं, फिर अगली वीडियो में उसी चैप्टर के पीवाईक्यूज करते हैं। 50 डेज का चैलेंज लिया है, जिसमें हमारे पास टोटल फिजिक्स के 28 चैप्टर्स हैं। 28 चैप्टर्स, 14 11th 14 12th के, ऐसे ही केमिस्ट्री और बायो का भी चल रहा है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइक कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं रोटेशन मोशन। मैं शशांक शर्मा फिजिक्स के लिए स्टार्ट करते हैं रोटेशन मोशन। चलिए, सेंटर ऑफ मास का हमारे पास क्या कंसेप्ट है, देखिए। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जहां पे आप पूरी बॉडी को बैलेंस कर सकते हैं। एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट। सर एक मिनट, ये देंगे, ये बुक दे दें या रजिस्टर दे दें, कुछ भी दे दें। तो एक पर्टिकुलर ऐसा पॉइंट है जहां पे फोर्स लगाकर आप पूरी बॉडी को बैलेंस कर सकते हैं। जैसे इस रजिस्टर के एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मैंने फोर्स लगाई और ये रजिस्टर बैलेंस हो गया। अगर मैं कहीं और फोर्स लगाऊंगा तो ये रजिस्टर बैलेंस नहीं होगा। तो सेंटर ऑफ मास बेसिकली एक ऐसा पॉइंट है जहां पे एंटायर मास सपोज टू बी कंसंट्रेटेड, जहां पे पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेटेड है, उसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जहां पे पूरी बॉडी का मास हम सपोज करते हैं कि वो कंसंट्रेटेड है। अगर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सारे में बराबर बटा हुआ है, तो सेंटर ऑफ मास हमेशा कॉन्साइड करेगा बॉडी के शेप के सेंटर से, मतलब ज्योमेट्रिकल सेंटर। अगर मैं आपसे पूछूं इस शेप का सेंटर क्या है, तो आप बोलोगे जहां इसके डायगोनल्स मिलते हैं वहां इस शेप का सेंटर है। और अगर मास इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली, तो इसका सेंटर ऑफ मास भी यहीं पे होगा जहां इसकी बॉडी का सेंटर है। बट अगर इसकी बॉडी का सेंटर ये है लेकिन मास बराबर नहीं बटा हुआ, इधर का मास ज्यादा है, इधर कम है, इधर बहुत ज्यादा है, इधर कम है, तो सेंटर ऑफ मास यहां नहीं होगा। सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिकल सेंटर से कॉन्साइड नहीं करेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला कंसेप्ट। अगर हमारे पास किसी रैंडम बॉडी के बहुत सारे उसके अंदर पार्टिकल्स हैं, सपोज करो m1 m2 m3, ये पार्टिकल्स है mn तक, तो आप इन सभी पार्टिकल्स के पोजीशन वेक्टर देखो, इन सभी पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स देख लो। इसका x और y कितना है, इसका x और y कितना है, इसका xy कितना है, xy कितना है। तो फिर आप सेंटर ऑफ मास का x और y निकाल सकते हैं। x सेंटर ऑफ मास आपके पास आएगा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस डैश 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 mn xn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस डैश 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 mn। y सेंटर ऑफ मास आप निकाल सकते हैं m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस डैश 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 mn yn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस डैश 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 mn। सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए बड़े काम का कंसेप्ट है। नीट में एक बार इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन भी आया हुआ है पीवाईक्यू में। ये 3 मासेस थे, आपको इनका सेंटर ऑफ मास निकालना था। तीनों मास के मास m m m थे, आपको सेंटर ऑफ मास निकालना था। अगली वीडियो में आपको दिखेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, नीट पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, आपको जस्ट अगली वीडियो में दिखेगा ये क्वेश्चन। देखिए, अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि हमारे पास ये एक पूरी बॉडी है जिसे हमने 4 सेक्टर्स में बांट लिया, इसमें से एक सेक्टर हमने रिमूव कर दिया, चारों सेक्टर का मास है m/4 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 m/4, एक सेक्टर को हटा दिया
तो बाकी बचे हुए का सेंटर ऑफ मास कितना आएगा, ये क्वेश्चन है। इसे तो हटा दिया, इसे तो ये जो बचा हुआ फिगर है आपके पास, इसका सेंटर ऑफ मास कितना आएगा। तो इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे, जरा ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में आप इन सबके सेंटर ऑफ मासेस इंडिविजुअली निकालेंगे। इन सबके सेंटर ऑफ मास आप इंडिविजुअली निकालोगे, चारों के। यानी इसके कोऑर्डिनेट निकालोगे x1 y1, इसके निकालोगे x2 y2, इसके निकालोगे x3 y3, और जो चौथा हटा रहे हो उसके भी कोऑर्डिनेट्स आप निकालोगे। कोऑर्डिनेट वही तरीका है, x में कितनी दूरी पर है, y में कितनी दूरी पर है। सपोज ये वाला जो पॉइंट है ये x में 2 मीटर की दूरी पर है और y में 3 मीटर, तो इसके कोऑर्डिनेट 2,3। ऐसे ही आप इन चारों के क्या निकालोगे, आप इन चारों के कोऑर्डिनेट निकालोगे और उसके बाद आप क्या करने वाले हो, उसके बाद आप फॉर्मूला थोड़ा मॉडिफाई करके लगाओगे। यानी x सेंटर ऑफ मास आएगा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। y का यहां फोर्थ का कोई रोल नहीं होगा, फोर्थ का कोई रोल नहीं होगा। एक और डायरेक्ट ट्रिक बता दूं जिसमें आपको इतना नहीं करना पड़ेगा, एक और डायरेक्ट ट्रिक बता दूं जिसमें m4 y4 की जरूरत पड़ेगी। डायरेक्ट ट्रिक ये लो, सुन लो। आप चारों का मत निकालो, आप इस पूरे का सेंटर कहां पे होगा, यहां पे। इसका कोऑर्डिनेट निकाल लो x y, इस पूरे का, और उसके बाद क्या लगा दो फॉर्मूला, x सेंटर ऑफ मास, पूरे का मास कितना बैठेगा m, क्योंकि m/4 प्लस m/4 प्लस m/4 प्लस m/4 यानी 4m/4 यानी m, तो पूरे का बैठा m। पूरे का सेंटर ऑफ मास कहां पे है, x, mx माइनस m/4 x4, इसका मास और इसका कोऑर्डिनेट क्या है x4, अपॉन टोटल मास माइनस जिसे काटा है। तो ये आपके पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि इसे हटाने के बाद जो 3 टुकड़े बच गए उनका निकाल दो m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। और एक डायरेक्ट ट्रिक है कि इतना नहीं करना चाहते तो बड़े वाले के जो आपके पास ये है, इसमें से ये जो काटा है इसे माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। तो ये ट्रिक्स है सेंटर ऑफ मास की। वाई में भी सेम लगेगा, वाई में भी सेम लगेगा। देखिए एक और ट्रिक सीखिए। अगर आपके पास दो मासेस हैं m1 m2 और उनके बीच सेंटर ऑफ मास यहां पे है। सेंटर ऑफ मास हमेशा जो मास भारी होता है उसी की तरफ होता है। m2 भारी है तो सेंटर ऑफ मास m2 की तरफ होगा। तो m1 से सेंटर ऑफ मास की दूरी x1 है, m2 से सेंटर ऑफ मास की दूरी x2 है। तो डायरेक्ट आप ट्रिक यूज करिएगा। नीट में कई बार ये क्वेश्चन आए हुए हैं, नेक्स्ट वीडियो में दिख भी जाएगा। तो आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला लग सकता है m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2। ये ट्रिक डायरेक्ट यूज कर लीजिएगा। अब एक और सुनो, अगर आपके पास सपोज ये m1 है, ये m2 है और सेंटर ऑफ मास यहां पे है, मैंने इसे थोड़ा सा अंदर शिफ्ट कर दिया, कितना, y1। तो इसे कितना अंदर शिफ्ट करूं जिससे सेंटर ऑफ मास जहां पे है वहीं बना रहे, सेंटर ऑफ मास इधर उधर शिफ्ट ना हो। तो आप इस m2 वाले को कितना अंदर शिफ्ट करेंगे ये पूछा गया है। y1 है, आप उसे कितना अंदर लाए, y2 दूसरे को कितना अंदर लाओगे। तो डायरेक्ट इसका भी सेम फॉर्मूला काम कर जाता है, क्या, m1 y1 इज इक्वल्स टू m2 y2। डायरेक्ट याद रखना, ये ट्रिक अच्छी ट्रिक है, काम आती है बहुत, याद रखोगे फायदे में रहोगे। तो मैंने आपको बता दिया सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट से निकलने का कैसे कैसे होता है, और सेंटर ऑफ मास में आपको ये ट्रिक बता दी। चलिए अगले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। भाई साहब स्टार टॉपिक है इस चैप्टर का, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ध्यान दीजिएगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत स्टार टॉपिक है। देखिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ये पूरी बॉडी है, अपनी एक्सिस पर ये बॉडी रोटेट कर रही है, यहां बहुत सारे मासेस हैं
m1 m2 m3 mn। आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको देखना पड़ेगा एक्सेस ऑफ रोटेशन से, फिर जाके इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप यूज कर सकते हो m1 r1 स्क्वायर। यूनिट क्या होती है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर, क्योंकि मास किलोग्राम, दूरी मीटर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अब 2 वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m2r2 स्क्वायर, 3 वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m3r3 स्क्वायर, एंड सो ऑन। nth वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mn/rn स्क्वायर। आपको सबके परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखने पड़ेंगे एक्सिस से, जिस एक्सिस पर ये रोटेट कर रही है। अगर आपको पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो दो तरीके हैं, या तो सबके मोमेंट ऑफ इनर्शियाज को आप क्या कर देना, ऐड कर देना, या डायरेक्ट एक तरीका है कैपिटल M इंटू के स्क्वायर, के या कैपिटल आर। अब ये कैपिटल M तो होल मास हो गया, होल मास यानी सारे मास को प्लस कर देना। अगर पूरी बॉडी का मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो उसमें मास सबका प्लस कर देना। के क्या होता है? के होता है रेडियस ऑफ गायरेशन। अब ये रेडियस ऑफ गायरेशन का क्या सीन है? रेडियस ऑफ गायरेशन होता है पूरी बॉडी का, जो आपके पास सेंटर ऑफ मास, सपोज करो इस बॉडी का यहां पे है, तो सेंटर ऑफ मास से एक्सिस तक की परपेंडिकुलर दूरी रेडियस ऑफ गायरेशन होती है। रेडियस ऑफ गायरेशन, कुछ लोग जायरेशन बोलते हैं, कुछ गायरेशन बोलते हैं, तो रेडियस ऑफ गायरेशन होता है क्या? सेंटर ऑफ मास से एक्सिस तक की परपेंडिकुलर दूरी, यूनिट इसकी मीटर होती है। रेडियस ऑफ गायरेशन का एक्सप्रेशन होता है इन सभी डिस्टेंसेस का रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर अगर किसी को ना पता हो तो उल्टा पढ़ो, स्क्वायर करो, उल्टा पढ़ना। देखो दिखाता हूं मैं अभी आपको, अगर आपको नहीं पता ये तो ये देखो, स्क्वायर करो सारे डिस्टेंसेस का, r1 स्क्वायर, r2 स्क्वायर, डैश 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 rn स्क्वायर, फिर मीन निकालो। मीन मतलब प्लस करो और डिवाइड बाय जितने हैं उनसे डिवाइड कर दो, फिर रूट लगा दो, तो रूट मीन स्क्वायर। ये रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला बन गया। तो अगर कोई कहे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डायरेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाल सकते हैं? m इंटू आर स्क्वायर, एम इंटू आर स्क्वायर, एम इंटू आर स्क्वायर। पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम के स्क्वायर। के होता है रेडियस ऑफ गायरेशन, एम होता है पूरी बॉडी का मास, और के होता है रेडियस ऑफ गायरेशन, जो होता है सेंटर ऑफ मास से एक्सिस तक की दूरी। या तो एम के स्क्वायर से निकालो या सबको प्लस कर दो, सिंपल सा तरीका है क्या? रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने का। चलिए आगे चलते हैं, अगला कंसेप्ट अपने पास क्या आता है वो देख लेते हैं। देखो आपके पास दो थ्योरम होती है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, अगर ये एक बॉडी है ये, और ये हमारे पास दो एक्सिस हैं जो पैरेलल है एक दूसरे का, एक का नाम ए बी है, एक का नाम सी डी है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस h है, ये एक मास है m। मुझे इस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सी डी पर निकालना है, सी डी पे। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम तब लगाई जाएगी जब दो एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल हो, और उनमें से एक एक्सिस जिसका नाम ए बी है वो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही हो। अगर दो एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल है और उनमें से एक एक्सिस जिसका नाम क्या है ए बी, वो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, तब आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के बोल सकते हो आई सी डी इज इक्वल्स टू आई ए बी प्लस एम एच स्क्वायर। आई सी डी क्या है? जिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था। ए बी क्या है? जो पैरेलल थी इसके, जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही थी। एम ये मास है, एच है दोनों के बीच का डिस्टेंस। आप इनकी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, यही लगेगा फॉर्मूला। ए बी वाला इस तरफ ही आएगा एम एच स्क्वायर के साथ, ए बी जो सेंटर से पास कर रहा। देखिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, देखिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है इसे सुन लीजिए।
तीन एक्सेस है, एक्स वाई जेड, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तीन एक्सेस है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। सपोज करिए बॉडी रखी हुई है एक्स वाई एक्सेस में, एक्स ये जेड है, ये वाई, बॉडी रखी हुई है एक्स वाई प्लेन में, बॉडी एक्स वाई प्लेन में है। अभी मैं दिखाता हूं किस तरीके से। सर एक बार रजिस्टर पास करेंगे, और अगर तीन पेन हो वो दे दो जरा, अलग अलग कलर के ही रहे। अभी दिखाता हूं आपको किस तरीके से यहां पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, जल्दी से देखो मजेदार ढंग से। टाइम हमारे पास कम है, 4 मई का पेपर है, तो थोड़ा सा जल्दी एक्टिव होकर देख लेना। ये तीन एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। देखिए परपेंडिकुलर कहीं से भी देख लीजिए आप, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और ये जो बॉडी है ये मैंने इस पिंक कलर के पेन पे और इस ट्रांसपेरेंट पेन पे ये मैंने बॉडी रख दी ऐसे। तो ये जो ब्लू कलर का पेन ऊपर जा रहा है, इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इस वाले का, इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होगा इस पिंक और ट्रांसपेरेंट के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के। इस ब्लू वाले का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होगा पिंक प्लस ट्रांसपेरेंट के सम के। ये याद रखना। बॉडी अगर ऐसे रखी है तो फिर उस केस में पिंक वाले का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, पिंक वाले का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होगा ट्रांसपेरेंट प्लस ब्लू के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के, इसके इक्वल होगा। ठीक है, ये है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो अगर बॉडी एक्स वाई प्लेन में है तो आई एक्स प्लस आई वाई बराबर होगा आई जेड के, और अगर बॉडी वाई जेड प्लेन में है तो आई वाई प्लस आई जेड बराबर होगा आई एक्स के। ये याद रखना। इस तरीके से परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगती है। अगला देखते हैं, जरा ध्यान देते हैं अगला कंसेप्ट। अगला कंसेप्ट यह है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग बॉडी के क्या होते हैं। काम की टेबल है भैया, ध्यान दीजिएगा, बताने जा रहा हूं काम की टेबल है। देखिए सबसे पहले मैं बॉडी कौन सी ले रहा हूं, बॉडी, फिर एक्सेस कौन सी ले रहा हूं, फिर उसका थोड़ा डायग्राम, और फिर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ये याद करने हैं हमें सारे। सबसे पहले मैं ले रहा हूं रिंग, एक्सेस ले रहा हूं रिंग के परपेंडिकुलर एक्सेस और सेंटर से पास कर रही है। ये रही रिंग, और रिंग के ले रहा हूं परपेंडिकुलर एक्सेस जो सेंटर से पास कर रही है। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये ध्यान रखना। ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां पे जो एक्सेस बनाई है परपेंडिकुलर, जब भी मैं किसी प्लेन के परपेंडिकुलर बनाऊंगा तो डॉटेड लाइन बनाऊंगा, और किसी प्लेन के अलोंग बनाऊंगा, अलोंग, तो सॉलिड लाइन बनाऊंगा। तो ये परपेंडिकुलर का मतलब, ये डॉटेड लाइन का मतलब ये परपेंडिकुलर है। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का याद कर लो, क्या होता है, एम आर स्क्वायर। एम है मास ऑफ रिंग, आर है रेडियस ऑफ रिंग, रेडियस ऑफ रिंग। अगला फिर से बॉडी कौन सी है, रिंग, लेकिन इस बार एक्सिस कौन सी है, डायामीटर, रिंग का डायामीटर। डायामीटर भी सेंटर से पास करता है लेकिन वो अलोंग होता है, तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास कितना होता है, याद कर लो, एम आर स्क्वायर बाय 2। थर्ड अपने पास क्या है, डिस्क। डिस्क एक्सिस कैसी है, परपेंडिकुलर, और कहां से पास कर रही है, सेंटर से। ये रही डिस्क। डिस्क बीच में से खाली नहीं होती, रोटी, उस तरीके से। एक्सिस इसके परपेंडिकुलर है, ध्यान दीजिएगा, परपेंडिकुलर, इसलिए मैंने डॉटेड बनाई है। कैसी बनाई है, डॉटेड बनाई है, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर है। इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर बाय 2। फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। फोर्थ, डिस्क डायामीटर, डिस्क डायामीटर, ये अगेन हमारे पास डिस्क आ गई, इस बार डायामीटर से पास कर रही है ये, तो इसका मूवमेंट मतलब अलोंग पास कर रही है। इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, एम आर स्क्वायर बाय 4। आप याद करना चाहते हो, आपको याद कराता हूं।
जितना भी परपेंडिकुलर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है डायामीटर के उसके हाफ है। परपेंडिकुलर से हाफ होता है डायामीटर का। देखो परपेंडिकुलर का एम आर स्क्वायर है तो डायामीटर का एम आर स्क्वायर बाय 2 है। डिस्क में परपेंडिकुलर का एम आर स्क्वायर बाय 2 है तो डायामीटर का एम आर स्क्वायर बाय 4 है। ऐसे आप याद कर सकते हो। अगला बताता हूं, अभी और है देखिए। फिफ्थ, अगर बात चल रही है यहां पे फिफ्थ सॉलिड सिलेंडर की, सॉलिड सिलेंडर मतलब के रॉड की बात चल रही है और एक्सिस अलोंग एक्सिस ही है उसके। अभी दिखाता हूं अलोंग एक्सिस का क्या मतलब है। देखो डायग्राम, ये सॉलिड सिलेंडर है और ये एक्सिस जा रही है, तो इस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाय 2। वहीं अगर हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर और अलोंग एक्सिस ही है, ये देखिए हॉलो है, अलोंग एक्सिस जा रही है उसके, ठीक है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर, ओनली एम आर स्क्वायर, उसका होता है एम आर स्क्वायर। सेवेंथ, सिलेंडर के परपेंडिकुलर एक्सिस है, सिलेंडर के कैसी है, परपेंडिकुलर एक्सिस है और सेंटर से पास कर रही है। ये रहा सिलेंडर जिसकी लेंथ है एल, रेडियस आर था, यहां पे जो रेडियस यूज हुआ है आर, बिल्कुल सेंटर से जा रही है परपेंडिकुलरली, ऐसे सिलेंडर है, सिलेंडर उसके सेंटर से परपेंडिकुलर जा रही है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1/12 ml स्क्वायर। देखिए अगला सॉलिड स्फेयर, सॉलिड स्फेयर है और सेंटर से पास कर रही है उस स्फेयर के एक्सिस, सेंटर से पास कर रही है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr स्क्वायर, 2/5 mr स्क्वायर। इसके बाद हॉलो स्फेयर है, हॉलो स्फेयर का सेंटर से पास कर रही है, खोखला स्फेयर है सेंटर से पास कर रही है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 mr स्क्वायर। बहुत ढंग से ये सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद करने हैं आपको। क्यों? क्योंकि आपके पीवाईक्यूज में सबसे इंपॉर्टेंट रोल इन्हीं का है, बहुत ढंग से याद करना पड़ेगा। अगर आपने इन्हें छोड़ दिया किसी को भी, पछताना आपका हो जाएगा भैया, बिल्कुल पछताओगे आप। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ढंग से याद करा जाए। अब सुनिए, काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी अगर कोई बॉडी सिर्फ आगे बढ़ रही है, ट्रांसलेटरी मोशन कर रही है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी लीनियर होती है, हाफ mv स्क्वायर। लेकिन अगर कोई बॉडी गोल गोल घूम रही है, जैसे फैन अपनी जगह पे गोल गोल घूम रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। मास की जगह मास का एनालॉगस होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब मास जैसा आई, वी की जगह एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अगर एक गाड़ी का पहिया घूम रहा है तो आप खुद नोटिस करना, गाड़ी का पहिया आगे भी बढ़ता जाता है, मतलब लीनियर भी है, और गाड़ी का पहिया रोटेशन भी करता है, तो इसलिए उस पहिए की काइनेटिक एनर्जी नेट होती है क्या, काइनेटिक एनर्जी लीनियर प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, लीनियर प्लस रोटेशनल, यानी आएगा हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी नेट आती है। देखिए ये नेट आती है, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं पिछले पेज पे एक चीज और बता रहा हूं, बड़े काम की चीज है। सपोज करो आपसे कहा जाए सॉलिड सिलेंडर की इस एक्सिस पर, यहां पर रेडियस ऑफ गायरेशन निकालो, तो आपको क्या करना है, जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, जिसका भी कहा जाए, जिसका भी, उसे बराबर कर देना एम के स्क्वायर के, रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है। एम से एम हट गया तो के आ गया r/√2, r/√2। यानी अगर आपसे कहा जाए किसी का भी आपको निकाल के देना है क्या,
आपको निकालना है रेडियस ऑफ गायरेशन, तो आप उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बराबर कर देना एम के स्क्वायर से। रेडियस ऑफ गायरेशन बहुत पूछा जाता है इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। उसे आप बराबर कर देना किससे, रेडियस ऑफ गायरेशन को बराबर कर देना, निकालने के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बराबर कर देना एम के स्क्वायर से, जो भी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए टॉर्क का फंडा देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। टॉर्क, ये एक बॉडी है, इस पॉइंट के अबाउट ये इस बॉडी की एक्सिस है, मैंने यहां फोर्स लगाई F और ये बॉडी यहां पर चली गई, इस तरीके से रोटेट कर गई, ये बॉडी रोटेट कर गई। तो टॉर्क को बोलते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स, जिसकी वजह से बॉडी रोटेशनल मोशन करती है। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है R क्रॉस F। अब यहां पे R क्या है, F क्या है? F तो जितनी फोर्स आपने लगाई, और जहां आपने फोर्स लगाई है वहां से एक्सिस तक की जो दूरी होती है उसे R बोलते हैं। टॉर्क होता है R क्रॉस F, जहां आपने फोर्स लगाई है वहां से एक्सिस तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, R बोलते हैं। इसे अगर खोल दिया जाए तो बनेगा आर एफ साइन थीटा, क्रॉस हट के साइन थीटा आता है। बेसिक फॉर्मूला तो यही याद रखना है टॉर्क का, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मेरे कहने का मतलब यह है, सपोज करो यहां पे फोर्स लग रही है एफ और मैं इस पॉइंट को एक्सिस मान रहा हूं, इस पॉइंट से एक्सिस जा रही है, तो टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला है फोर्स, और फोर्स से यहां तक की परपेंडिकुलर दूरी, मतलब फोर्स से परपेंडिकुलर, देखो परपेंडिकुलर, सपोज ये दूरी एक्स है तो टॉर्क आ जाएगा एफ एक्स। एफ एक्स बहुत काम का है, ये भी याद करना। आर क्रॉस एफ, यानी अगर आर गिवन है एफ गिवन है तो उनका वेक्टर प्रोडक्ट कर देना, टॉर्क आ जाएगा। टॉर्क मैक्सिमम तब होगा जब आप आर और एफ के बीच में एंगल 90 डिग्री हो। मिनिमम टॉर्क तब होगा, यानी जीरो टॉर्क, जब जिस डायरेक्शन में आर है उसी डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रहा हूं। अब आप एक बात बताओ, ये यहां पे क्लैंप है और मैं फोर्स ऐसे लगा रहा हूं, ऐसे, ये जो देखो ध्यान से देखो, देखो यहां पे क्लैंप है और मैं फोर्स ऐसे लगा रहा हूं इस तरीके से, तो ये मूव थोड़ा ना करेगा। आर भी इस तरफ है, फोर्स भी इस तरफ है, तो एंगल हो गया जीरो। साइन जीरो क्या होता है, जीरो। और अगर मैं फोर्स यहां पे लगाऊंगा तो मैक्सिमम, फोर्स यहां पे लगाऊंगा तो क्या होगा, मैक्सिमम। तो टॉर्क मैक्सिमम होगा जब थीटा 90 है, और मिनिमम होगा जब टॉर्क 0, जब थीटा कितना होगा, 0 या 180। देखिए क्योंकि हमारे पास थोड़ा टाइम की शॉर्टेज है, 50 डेज का बैच लेकर हम चल रहे हैं, इसलिए थोड़ा जल्दी बता रहा हूं, नहीं तो टॉर्क पे पूरी क्लास जाए, इतना इंपॉर्टेंट इतना बड़ा टॉपिक है, टॉर्क पे पूरी क्लास जाए। लेकिन हम 50 डेज के हिसाब से हम अपने काम का मटेरियल निकाल रहे हैं, जिससे हमारा नीट में तो श्योर शॉर्ट मजा आ जाएगा, मजा ही आ जाएगा, कुछ अलग नहीं जाएगा, ठीक है। तो टॉर्क आपके पास ये हो गया। यूनिट इसकी टॉर्क की जूल भी होती है और न्यूटन मीटर भी होती है। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, मूवमेंट ऑफ फोर्स, कपल, यही सब ड्रामा। अब सुनो, एक और काम की चीज बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। टॉर्क का आई अल्फा वाला फॉर्मूला बताया मैंने, नहीं। टॉर्क का एक और फॉर्मूला होता है आई अल्फा। आई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है, ठीक है। टॉर्क का फॉर्मूला है आई अल्फा। एक और चीज बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। देखो कोई भी बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो दो तरह के इक्विलिब्रियम हो सकते हैं, लीनियर इक्विलिब्रियम या रोटेशनल इक्विलिब्रियम। मतलब ना रोटेशन में उसमें कोई चेंजेस आ रहे हैं और ना लीनियर में कोई चेंज आ रहे हैं इक्विलिब्रियम में। तो लीनियर इक्विलिब्रियम में ये बॉडी है, इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है F1, नीचे की तरफ लग रही है F2, F3। तो लीनियर इक्विलिब्रियम का तो सिंपल सा कंसेप्ट होता है, आमने सामने वाली फोर्स बराबर, यानी जरूर F1 बराबर होगी F2 प्लस F3 के, इसलिए ये लीनियर इक्विलिब्रियम में है। ऊपर नीचे वाली फोर्स बराबर, आमने सामने वाली फोर्स बराबर, तब तक वो लीनियर इक्विलिब्रियम में रहता है। लेकिन रोटेशनल इक्विलिब्रियम का सीन क्या है, वो देखो। रोटेशन नहीं कर पा रही बॉडी, यानी जितना क्लॉकवाइज टॉर्क है उतना ही एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है, जितना क्लॉकवाइज उतना एंटी क्लॉकवाइज। बताता हूं कैसे। सपोज यहां पे एक बॉडी है,
यहां पे एक फोर्स लग रही है F1, यहां पे लग रही है F2 और यहां पे लग रही है F3। ये एक्सिस की तरह काम कर रही है, इसी पे बॉडी झूल रही है, लेकिन बॉडी इक्विलिब्रियम में है, ना इधर जा रही ना इधर, इक्विलिब्रियम में। इसका मतलब जितना क्लॉकवाइज टॉर्क है उतना ही एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है। क्लॉक कौन ले जाने की कोशिश कर रहा है? क्लॉक क्लॉक F3। तो टॉर्क जो 3 का है, F3 का, वो बराबर करेगा F1 और F2 कैसे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं? एंटी क्लॉक। तो इसका मतलब F3 बराबरी कर रहा है किसकी? F1 के टॉर्क और F2 के टॉर्क मिलके जो कर रहे हैं। देखो क्या लगाऊंगा फॉर्मूला, टॉर्क F3 इज इक्वल्स टू टॉर्क F1 प्लस टॉर्क F2। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, F3 इंटू R3। 1 वाले पे F1 और F1 से यहां तक की दूरी R1 प्लस इस वाले पे 2 वाले पर F2 इंटू R2, F2 इंटू R2। मतलब जितना क्लॉकवाइज टॉर्क है उतना ही एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है। टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये हमारे पास टॉर्क का कंसेप्ट था। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम ध्यान से सुनिएगा, जैसे लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है ऐसे ही एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व रहता है। एंगुलर मोमेंटम को L से डिनोट करते हैं और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है आई ओमेगा, आई ओमेगा। ध्यान दीजिएगा, एक और फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम का याद रखना, आर पी साइन थीटा। पी लीनियर मोमेंटम है, पी है लीनियर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हो गया आर क्रॉस पी। वेक्टर क्वांटिटी होती है एंगुलर मोमेंटम, वेक्टर क्वांटिटी। और एंगुलर मोमेंटम का एक और फॉर्मूला होता है MVR, यूनिट होती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। याद रखिएगा सारी चीजें, आई ओमेगा ये सब। ठीक है, चलो एक ट्रिक सिखाता हूं आपको, उसे देखना। लीनियर और रोटेशनल के एनालॉगस बताता हूं मैं आपको, लीनियर और रोटेशनल। लीनियर में जो काम मास करता है, रोटेशनल में वो काम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। लीनियर में जो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u होती है, रोटेशनल की इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा नॉट होती है। लीनियर की फाइनल वेलोसिटी v और यहां फाइनल वेलोसिटी ओमेगा। लीनियर में एक्सेलरेशन a, यहां एल्फा। लीनियर में डिस्प्लेसमेंट s, यहां थीटा। लीनियर में फोर्स F, यहां फोर्स की जगह टॉर्क होता है। लीनियर में हमारे पास लीनियर मोमेंटम P होता है, यहां एंगुलर मोमेंटम L होता है। यहां फॉर्मूला होता था फोर्स का ma, तो यहां फॉर्मूला फोर्स की जगह टॉर्क, मास की जगह आई, ए की जगह एल्फा। देखो सारे चेंज कर दिए मैंने, तो आराम से याद हो जाते हैं अगर किसी को फॉर्मूला याद ना हो तो। फोर्स का फॉर्मूला dp बाय dt, तो यहां पे फोर्स की जगह क्या आएगा? टॉर्क। लीनियर मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम अपॉन टाइम। और देखते जाओ और देखते जाओ। देखो यहां हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर, और रोटेशनल में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ मास की जगह आई, v की जगह ओमेगा। ठीक है, यहां पे हमारे पास लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv और यहां एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है आई ओमेगा। इनके आपस में क्या रिलेशन है? मास और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, आई इज इक्वल्स टू एम के स्क्वायर। सारी सिखा रहा हूं, यू और ओमेगा, u इज इक्वल्स टू आर ओमेगा नॉट। v और ओमेगा, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। a और अल्फा, a इज इक्वल्स टू आर अल्फा। s और थीटा, s इज इक्वल्स टू आर थीटा। टॉर्क और f के लिए क्या रहेगा? टॉर्क इज इक्वल्स टू आर एफ साइन थीटा या आर क्रॉस एफ। लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू आर पी साइन थीटा। ठीक है, इसके बाद फोर्स, ये तो मैंने बता दिया इनके आपस में रिलेशन।
ये सारा हो गया, ठीक है। तो ये और एक और टेबल भी यहां होती है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो इस तरफ अगर चेंज करोगे तो क्या बनेगा भैया, इस तरफ बन जाएगा हमारे पास ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस एल्फा टी। यहां होता है एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसका एंगुलर वर्जन होगा थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर। यहां होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू ए एस, तो यहां बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू एल्फा थीटा। ये हमने रोटेशनल चैप्टर के सारे फॉर्मूले एक बार रिवाइज कर लिए। ऐसी बढ़िया सी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। और केमिस्ट्री और बायो में भी सेम चल रहा है। तब तक मुझे शशांक शर्मा को इजाजत दीजिए, पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। गुड बाय देन।